साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं केस लीडिंग। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913 एक्सएल ALJR 489 15 फैसला 17 अप्रैल 1913 का है। इसमें हम आपको बताएंगे कि मामले के तथ्य यानी कि जो वाद के तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, मामले के तथ्य क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथियों, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुई। कहां सुनवाई हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। क्यों हुई? क्योंकि निचली अदालत ने यानी विचारण अदालत में वादी के दावों को खारिज कर दिया गया था। यानी जो विचारण अदालत है, विचारण अदालत है, इसमें जो वादी है, प्रतिवादी, जो वादी है, वादी के दावों को खारिज कर दिया गया। वादी कौन है? लालमन शुक्ला। प्रतिवादी कौन है? गौरी दत्त। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त। साथियों, जो लालमन शुक्ला है, इसके जो दावे हैं उनको खारिज कर दिया गया था। इस मामले में प्रतिवादी का भतीजा बिना किसी को बताए घर से चला गया था। इस मामले में जो प्रतिवादी है गौरी दत्त, इसका भतीजा बिना किसी को बताए घर से चला गया था। क्या हो गया था? घर से चला गया था और उसे खोजने के प्रयास किए गए। इसको खोजने के प्रयास किए गए। क्या किए गए? खोजने के प्रयास किए गए। प्रतिवादी ने अपने नौकर को अपने लापता भतीजे की खोज के लिए हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों पर भेजा। प्रतिवादी ने उनके यात्रा व्यय के लिए पैसे दिए, लेकिन नौकरों ने इनका इस्तेमाल अन्य कामों में किया। जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी ने अपने नौकरों को क्या किया? भेजा कि जाकर के उसके भतीजे का पता लगाए, लेकिन जो नौकर थे, नौकरों ने उन रुपयों का गलत खर्च किया और सारे रुपए खर्च कर दिए। वादी प्रतिवादी की फर्म के लिए क्लर्क के रूप में काम करता था। वादी जो ये है, ये कौन था? क्लर्क के रूप में काम करता था। क्लर्क के रूप में काम करता था। किसकी फर्म में? प्रतिवादी की फर्म में। जब क्लर्क के रूप में काम करता था, उसे प्रतिवादी के भतीजे को खोजने के लिए हरिद्वार भेजा गया। अब साथियों, ये जो क्लर्क है लालमन शुक्ला, इसको प्रतिवादी के जो भतीजे हैं उनको खोजने के लिए भेजा गया। कहां भेजा गया? हरिद्वार भेजा गया। कहां भेजा गया? हरिद्वार भेजा गया। जब वादी भतीजे की खोज कर रहा था, जो लालमन शुक्ला है, जो कि प्रतिवादी गौरी दत्त की फर्म में क्लर्क है, यह गौरी दत्त के भतीजे की खोज कर रहा था, तो प्रतिवादी ने अपने भतीजे को खोजने और वापस लाने को 501 रुपए का इनाम देने की पेशकश करते हुए पर्चे बांटे। यानी 501 रुपए देने के पर्चे बांटे। साथियों, जो प्रतिवादी है उसने घोषणा करवा दी कि जो भी उसके भतीजे को खोज करके लाएगा उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सौभाग्य से वादी ने भतीजे को हरिद्वार में पाया। अब सौभाग्य से जो वादी है लालमन शुक्ला, ये जो लालमन शुक्ला है, सौभाग्य से भतीजे को कहां पा गए? सौभाग्य से भतीजे को हरिद्वार में पा गए। कहां पा गए? हरिद्वार में पा गए और तुरंत प्रतिवादी को सूचित किया। फिर वह भतीजे को वापस कानपुर ले आया। और ये प्रतिवादी कहां के हैं? कानपुर के हैं। और वापस हरिद्वार से कहां ले आए? कानपुर ले आए। अपने सफल प्रयासों के लिए इनाम के रूप में प्रतिवादी ने वादी को 2 संप्रभु और 20 रुपए दिए। अपने सफल प्रयास के इनाम के रूप में प्रतिवादी ने, मतलब जो लालमन शुक्ला है, इसने जो काम किया था उससे खुश होकर के प्रतिवादी ने इसको क्या इनाम में दिया? प्रतिवादी ने इसको इनाम में 2 संप्रभु और 20 रुपए दिए।
20 रुपए दिए और 2 संप्रभु दिए, संप्रभु दिए। वादी इनाम से संतुष्ट था और अपना सामान्य काम फिर से शुरू कर दिया। वादी जो लालमन शुक्ला है ये संतुष्ट था जितना इनाम मिला था। अब साथियों होता क्या है, जैसे 6 माह बीत जाते हैं, क्या होता है, 6 माह, 6 महीने बाद प्रतिवादी ने असहमति के कारण वादी को उसकी नौकरी से निकाल दिया। अब साथियों 6 महीने बाद प्रतिवादी ने असहमति के कारण प्रतिवादी ने क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। किसको निकाल दिया नौकरी से, लालमन शुक्ला को, लालमन शुक्ला को नौकरी से निकाल दिया। जाने के बाद वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी के भतीजे को खोजने के लिए वादा किए गए इनाम के हिस्से के रूप में उसे अभी भी 499 रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। वादी के अनुसार हरिद्वार जाने से पहले प्रतिवादी ने उसे खर्च और अन्न उपहार देने का वादा किया था और उसे 501 रुपए का इनाम देने का भी आश्वासन दिया था। यहां पर जैसे ही उसको नौकरी से निकाला प्रतिवादी ने, वैसे ही लालमन शुक्ला ने क्या कर दिया, दावा कर दिया। क्या दावा किया, वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी के भतीजों को खोजने के लिए वादा किया गया था। क्या वादा किया गया था कि इनाम के रूप में उसको रुपए दिए जाएंगे और अभी उसके 499 रुपए भुगतान किया जाना बाकी है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में उठाए गए मुद्दे क्या थे ये हम आपको बता देते हैं। साथियों चूंकि जो विचारण न्यायालय है, विचारण न्यायालय में जो वादी ने अपने दावे प्रस्तुत किए थे उनको विचारण न्यायालय ने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, यानी खारिज कर दिया था। जो ये दावे प्रस्तुत किए कि भाई वो खोज के लेकर के आए तो उसके अभी 499 रुपए और बाकी हैं, भुगतान किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार के जो दावे थे वो विचारण न्यायालय ने क्या कर दिए, खारिज कर दिए। जब विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिए तब फिर मामला कहां पहुंचता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। किसके द्वारा की जाती है अपील, वादी के द्वारा अपील की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वादी लालमन शुक्ला, प्रतिवादी गौरी दत्त। प्रतिवादी कौन है, गौरी दत्त। अब साथियों लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त मामले में उठाए गए मुद्दे जो निचली अदालत ने यानी जो विचारण न्यायालय ने, पहला मुद्दा यह था कि जो विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वैध है। पहला पॉइंट यही था कि विचारण न्यायालय ने क्या किया था कि जो दावा वादी ने किया था उसको खारिज कर दिया था। तो विचारण न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, विचारण न्यायालय ने जो निर्णय दिया है क्या वो वैध है। पहली कंडीशन, निर्णय क्या वैध है। नंबर दूसरी कंडीशन, प्रतिवादी ने किस तरह का प्रस्ताव देने का दावा किया है। प्रतिवादी जो है किस तरह का प्रस्ताव देने का दावा किया है, प्रस्ताव देने का दावा किया है। नंबर तीसरा पॉइंट यह है, क्या वादी के कृत्य को प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्रस्ताव की वैध स्वीकृति कहा जा सकता है। जो वादी का कृत्य है, जो वादी का कृत्य है, जो वादी का कृत्य है को प्रतिवादी द्वारा दिए गए, जो प्रतिवादी ने प्रस्ताव कहा था कि 501 रुपए दिए जाएंगे, उस प्रस्ताव के लिए वैध स्वीकृति कहा जा सकता है या नहीं, स्वीकृति कहा जा सकता है या नहीं। नंबर चौथा, क्या यह एक वैध अनुबंध होगा, क्या यह एक वैध अनुबंध है। नंबर पांचवा पॉइंट, क्या वादी द्वारा दावा किया गया 499 रुपए का इनाम दिया जाना चाहिए। जो वादी ने दावा किया है कि उसे 499 रुपए का इनाम दिया जाना चाहिए, तो क्या वो सही है या नहीं। ये सारे प्रश्न माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उठे। माननीय न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है, एक एक करके हम पॉइंट बाई आपको बताएंगे इस बात में।
जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी गौरी दत्त के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। क्या कर दिया? याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। जो वादी लालमन है, इसने जो अपील की थी उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। प्रतिवादी के खिलाफ की गई थी उसको खारिज कर दिया। न्यायालय मामले के सभी तथ्यों की गहन जांच की। न्यायालय ने, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इनके द्वारा मामले के सभी तथ्यों की गहन जांच की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि वैध अनुबंध बनने के लिए प्रस्तावक द्वारा किए गए प्रस्ताव के बारे में जानकारी और सहमति दोनों होनी चाहिए। मतलब जो प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके बारे में जानकारी और सहमति दोनों होना आवश्यक है। प्रस्तावक द्वारा दी गए, जो प्रस्तावक है उसके द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है उसके बारे में जानकारी और सहमति, क्या? जानकारी और सहमति, यानी जानकारी और सहमति दोनों का होना जरूरी है। किसी अनुबंध को बाध्यकारी माना जाने से पहले प्रस्तावकर्ता द्वारा उचित स्वीकृति या अनुमोदन आवश्यक है। उचित स्वीकृति भी आवश्यक है। क्या है? उचित स्वीकृति भी आवश्यक है। इसके अलावा लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में वादी लालमन शुक्ला को लापता लड़के की तलाश करके अपना काम करने से पहले इनाम के बारे में पता नहीं था। जब वादी तलाश करने गया था, जाते समय जब जा रहा था तो उसको इनाम 501 के बारे में पता नहीं था। इनाम के बारे में पता नहीं था। उन्हें इनाम के बारे में बाद में पता चला। इनाम के बारे में कब पता चला? बाद में पता चला, जिससे उनके लिए पहली बार में प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव हो गया। अगर पहले पता होता, मालिक यह क्या कहकर भेजता कि जाके ढूंढ के लेकर के आओ, तुम्हें 501 रुपए का इनाम मिलेगा अगर ढूंढ के ले आओगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। नतीजन पक्षों के बीच कोई वैध अनुबंध नहीं था, यानी कि वैध अनुबंध नहीं माना न्यायालय ने। जो इस प्रकार का अनुबंध था उसको वैध अनुबंध नहीं माना और अदालत ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता लालमन शुक्ला प्रस्ताव के बारे में पूर्व ज्ञान और जानकारी की कमी के कारण इनाम का दावा करने के हकदार नहीं थे। मतलब जो पूरी जानकारी होनी चाहिए उस संबंध में, तो पूरी जानकारी नहीं थी। जब वो ढूंढने गए थे उस संबंध में इनाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, और अगर पूरी जानकारी नहीं है तो इनाम का दावा करने के हकदार नहीं है। न्यायाधीश ने बताया कि लालमन शुक्ला लापता लड़के का पता लगाकर केवल एक नौकर के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। जो लालमन शुक्ला है, ये क्लर्क था। क्या था? क्लर्क था। कहां पर? प्रतिवादी के यहां। यह जो काम कर रहा था ये केवल इस कर्तव्य के लिए कर रहा था, क्योंकि वह क्लर्क के रूप में काम कर रहा था प्रतिवादी के यहां, तो वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा था। यह उनके दायित्व का एक हिस्सा था और ये इनाम की पेशकश के जवाब में ऐसा नहीं कर रहे थे। मतलब ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, ना कि इनाम की वजह से ढूंढ रहे थे। इसलिए अदालत ने लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में प्रतिवादी के खिलाफ वादी के मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि पक्षों के बीच कोई वैध अनुबंध नहीं था। क्या नहीं था? वैध अनुबंध नहीं था। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में वादी लालमन शुक्ला ने प्रतिवादी गौरी दत्त के खिलाफ अपील की थी, जो हमने अभी आपको बता दी कि साथियों, जब विचारण न्यायालय ने लालमन शुक्ला का वाद खारिज कर दिया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, वहां भी अस्वीकार कर दिया, यानी खारिज कर दिया गया। अदालत ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि वैध अनुबंध के अस्तित्व के लिए प्रस्ताव के बारे में जानकारी और सहमति दोनों होना चाहिए। इस मामले में लड़की की खोज करने का कार्य करने से पहले लालमन शुक्ला को इनाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनाम 501 रुपए है। नतीजन यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता था। नतीजन अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि
पक्षों के बीच कोई वैध अनुबंध नहीं था और लालमन शुक्ला इनाम के हकदार नहीं थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लालमन शुक्ला केवल एक नौकर के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे और इनाम के लिए संविदात्मक समझौता नहीं था। जो लालमन शुक्ला केवल क्लर्क के रूप में अपना काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्लर्क के रूप में अपना काम कर रहे थे। तो साथियों, ये एक लीडिंग केस है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का, जो हमने आपको बताया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।